हेलो। हम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पढ़ रहे थे और ये हमारा अध्याय 2 है। कल हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा अध्याय 2 है वो है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली। इसमें हमें नियम नंबर 5 से लेकर नियम नंबर 26 तक पढ़ना है। सबसे पहले है धन की प्राप्ति, जो नियम 5, 6 और 7 में है। नियम 5 क्या कहता है? सरकारी धन को प्राप्त करना। सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त की गई जो भी राशि होगी उसको अविलंब रूप से राजकीय खाते में जमा किया जाएगा। ये नियम नंबर 5 कहता है। अविलंब रूप से सरकारी लेखे में लाया जाएगा या राजकीय खाते में जमा की जाएगी। नियम नंबर 6 है, वो कहता है धन को संचित निधि या सार्वजनिक लेखे में जमा करना। अब कल हमने पढ़ा था संचित निधि, जो कि संविधान के अनुच्छेद 266 एक में, और लोक लेखा निधि जो कि 266 2 में है। इसमें लिखा है सरकार की बकाया के रूप में जो सरकार की अभिरक्षा के अंदर प्राप्त धनराशि है उनको कोषागार नियमों के तहत संचित निधि या राज्य की लोक लेखा निधि के अंदर शीघ्र अतिशीघ्र जमा कराया जाएगा। यह नियम नंबर 6 बोलता है। नियम नंबर 7 है। नियम नंबर 7 कहता है सरकारी धन के निर्धारण, संग्रहण, नियंत्रण के संबंध में दायित्व। अब ये सरकारी धन होगा, उसका निर्धारण, उसको संग्रहण करना और उसको नियंत्रित करके उसका हिसाब लगाना और कोषागार में जमा कराने को सुनिश्चित करने का दायित्व राजस्व या फिर प्रशासनिक विभाग का होगा। नियम नंबर 7 ये कह रहा है कि जो भी धन है, सरकारी धन, उसका निर्धारण, फिर उसको संग्रहण करना, उसको नियंत्रित करके वो हिसाब लगा के उसको तुरंत कोषागार में जमा कराने का जो दायित्व है वो राजस्व या फिर प्रशासनिक विभाग का होगा। और इसके बारे में अध्याय 3 और 4 के अंदर आगे हम पढ़ेंगे। ये थे 5, 6 और 7। उसके बाद है नियम नंबर 8, जो कि किसमें आएगा? व्यय और धन का भुगतान। ये 8 से 13 तक चलेगा, व्यय और धन का भुगतान। नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 है कोषागार से धन निकालना। अभी कोषागार से धन निकालना, इसके अंदर तीन तीन उपनियम है। 8.1, ये 8.1 है, ये इसके बाद 8.2 और 8.3। तो 8.1 में बोलता है ये किसी विशेष नियम या आदेश से अधिकृत नहीं है जब तक कोई भी, और वित्त विभाग की सहमति के बिना कोई भी सरकारी खाते से राशि निकालकर कहीं भी निवेश नहीं कर सकता। वित्त विभाग की सहमति के बिना और विशिष्ट आदेश द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है जब तक, और वित्त विभाग की सहमति भी नहीं हो जब तक, तब तक कोई भी राशि निकालकर सरकारी खाते से निकालकर कहीं पे भी निवेश नहीं कर सकते, ना ही कोई अन्य बैंक खाते के अंदर उसको जमा कर सकते हैं। इस नियम 8 ये कहता है, इसका 8 नियम 8 का पहला पार्ट ये कह रहा है कि जब तक आपको कोई विशेष आदेश ना हो या फिर वित्त विभाग की स्वीकृति ना हो, जब से वित्त विभाग की सहमति ना हो आपके पास, तो आप कोई भी धन को निकाल के कहीं भी निवेश नहीं कर सकते, ना ही कोई अन्य खाते में रख सकते हैं। अब नियम 8 का ही 2 क्या कहते हैं? अगर कोई भुगतान तत्काल करना हो या किसी नियम के तहत प्राधिकृत भुगतान हो तो आवश्यक होने पर ही सक्षम प्राधिकारी के विशेष आदेश से ही धन निकाला जा सकेगा। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भुगतान को तत्काल करना है और वो आवश्यक है तभी भुगतान करना, तो सक्षम प्राधिकारी जो है उसके विशेष आदेश पर ही सरकारी खाते से धन निकाला जाएगा। और इसका नियम 3 क्या कह रहा है? 8 का 3, अगर आपके पास कोई बजट है और वो लैप्स होने वाला है, तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको लैप्स होने से बचाने के लिए उस धन को निकाल के
किसी और खाते जैसे लोक निधि है, जो लोक लेखा खाता है, उसके अंदर जमा कर दें, ये आप नहीं कर सकते लैप्स होने से बचाने के लिए। वो लैप्स होगा ही, उसको बचा नहीं सकते। उसके बाद है नियम नंबर 9, लोक निधियों से व्यय करने के लिए अनिवार्य शर्त। अब लोक निधि से व्यय करने के लिए जो शर्त है वो क्या है? सरकार द्वारा वि- विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही व्यय की स्वीकृति दी जाएगी। पहला तो ये है कि जो प्राधिकृत अधिकारी है वही स्वीकृति देगा, तभी आप लोक निधि से कोई भी व्यय कर सकते हैं। या फिर उसका बजट में कहीं पे प्रावधान हो, तो बजट का प्रावधान हो और बजट उपलब्ध हो, तो फिर किसी जगह आप खर्च कर सकते हैं। ये दोनों चीजें इसमें कही गई है। नियम नंबर 10। नियम 10 है वित्तीय स्वामित्व और औचित्य। अब इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो है, जो भी जो ये व्यय इकट्ठा कर रहा है, तो वो क्या करेगा? व्यय कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है और उस धन को कहीं पे व्यय कर रहा है, उसके लिए ये नियम है, नियम नंबर 10, वित्तीय स्वामित्व व औचित्य। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह ध्यान रखना होगा कि उसके कार्यालय एवं अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी जितने भी हैं, उन सभी को वित्तीय नियमों की पालना करनी होगी। एक तो आगे सरकार की ओर से व्यय करने वाला व्यक्ति जो होगा या व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्चतम स्तर पर मार्गदर्शित होना होगा, ताकि वो उस धन को एक सही रूप से खर्च कर पाए। वित्तीय औचित्य के नियम क्या है? प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी धन को खर्च करते समय उतनी ही सतर्कता बरतेगा जितनी सतर्कता वो खुद के धन को खर्च करते समय करता है। जैसे आप अपना खुद का पैसा जितनी सतर्कता से खर्च करते हैं, उतना ही सरकारी जो है धन, उसको खर्च करते वक्त आपको सतर्क रहना होगा। अवसर की मांग से ज्यादा धन खर्च नहीं करना है। आपको चाहिए 1000 रुपए खर्च करने के लिए, आप 1100 उससे निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लाभ, स्वयं के लाभ के लिए धन खर्च नहीं होगा। आप स्वयं के लाभ के लिए धन खर्च नहीं कर सकते। सरकारी धन का उपयोग किसी विशेष व्यक्ति या कोई विशेष वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको कानूनी रूप से ना कहा जाए, तब तक आप नहीं कर सकते। और किसी कर्मचारी के कारण व्यय करने हेतु कर्मचारी के लिए निर्धारित भत्ते, अगर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, व्यय करने के लिए निर्धारित भत्ते जो होंगे इस प्रकार नियमित किए जाने चाहिए कि प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का स्रोत ना हो। कि अगर उसको वो व्यय करने वाले भत्ते मिल रहे हैं, अगर वो उसके लिए लाभ का स्रोत होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, वो भत्ते प्राप्त करने के लिए ज्यादा काम करेगा, तो लाभ का स्रोत नहीं होना चाहिए उसके लिए वो। और नियम नंबर 11 है व्यय पर नियंत्रण। अब व्यय पर नियंत्रण कैसे होगा? एक नियंत्रण अधिकारी न केवल यह देखेगा कि कुल व्यय को अधिकृत सीमा तक ही खर्च किया गया है, बल्कि खर्चे सार्वजनिक हित में किए गए हैं जिसके लिए धन दिया गया था। अब नियंत्रण अधिकारी है, वो पहले तो ये देखेगा कि एक जो सीमा तय थी उसी के अंदर खर्च किया गया है, और जिस सार्वजनिक हित के लिए दिया गया था उसी के लिए वो धन खर्च हुआ है। इसके लिए जीए प्रपत्र 19 में व्ययों का रजिस्टर रखना होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जीए प्रपत्र 19 जो है वो व्ययों का रजिस्टर है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, व्यय का लेखा शीर्षवार रजिस्टर है। वो किस में आएगा? जीए प्रपत्र 19 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नियंत्रण अधिकारी को उन सभी देनदारियों और दायित्वों का अंदाजा भी होना चाहिए जो चालू वित्तीय वर्ष में
या आने वाले वित्तीय वर्ष में आएगी। अब जो नियंत्रण अधिकारी है उसको ये पता होना चाहिए कि कितनी देनदारियां बाकी है अभी, या जो ऑफिस है उस पे दायित्व कितना है, एक तो चालू वर्ष में और एक आने वाले वित्तीय वर्ष में, ताकि वो उतना जो धन है वो प्राप्त कर सके और आगे खर्च करने के लिए उसको मैनेज कर सके। इसकी जानकारी के लिए नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थों से जीए 27 के फॉर्म में देयताओं की सूचना प्राप्त करेगा। अब जो नियंत्रण अधिकारी होता है वो क्या करेगा, अपने अधीनस्थ जितने भी कार्यालय होंगे उनसे किस कार्यालय में कितनी देयताएं बाकी है, उसके लिए जो है वो जीए प्रपत्र 27 में देयताओं की सूचनाएं प्राप्त करेगा। प्राप्त सूचना के आधार पर अधीनस्थों को बजट का आवंटन किया जाएगा। जितनी जितनी उसको देयताओं की सूचना आएगी उस हिसाब से उन कार्यालयों को बजट दिया जाएगा। और ये मासिक देयताएं होती है 27 वाली। नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा, नियंत्रण अधिकारी इसके लिए जीए प्रपत्र 27 में अधीनस्थ कार्यालयों से उस माह तक की बकाया देयताओं के मासिक विवरण लेगा। ये मासिक विवरण होता है जीए 27 में जो नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थों से लेता है। इसके बाद है नियंत्रण अधिकारी कार्यालय अध्यक्षों से उनके द्वारा किए गए व्ययों का मासिक लेखा जोखा प्राप्त करेगा और उसको महालेखाकार के लेखों से मिलान किया जाएगा, ताकि वो ये देख सके कि ये सही किए, जितने भी व्यय किए गए हैं वो सही किए हैं या नहीं। कार्यालय अध्यक्ष भी अपने राजस्व और व्ययों के आंकड़े, ये तो नियंत्रण अधिकारी कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त व्ययों का विवरण लेके और महालेखाकार से वो मिलान कर रहा है। उसके बाद है कार्यालय अध्यक्ष भी अपने राजस्व और व्यय के आंकड़ों का मिलान संबंधित कोषागार व उप कोषागार के आंकड़ों के साथ करेगा और महीने में 2 बार कोषागार को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि इसमें कोई भी विसंगति नहीं है। अब कार्यालय अध्यक्ष क्या करेगा, जितने भी राजस्व और व्यय के आंकड़े हैं उनको या तो कोषागार या उप कोषागार जहां भी वो जमा हुए हैं के आंकड़ों के साथ मिलान करेगा और महीने में 2 बार ये प्रमाण पत्र कोषागार को देगा वो लिख के कि आंकड़ों में कोई भी विसंगति नहीं है। अंक मिलान के पत्र हैं जीए 21, 22 और 23। ये तीनों जीए हैं जो कि ये कोषागार अंक मिलान करेगा इनसे उसके लिए। इसके बाद है नियम नंबर 12, अनियमितताओं, इज्जत हानियां एवं छल के प्रति आंतरिक जांच। अब जो आंतरिक जांच है वो कौन करेगा, प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय कार्यों में अनियमितता रोकने और सरकारी सामान की हानि को रोकने के लिए प्रभावी आंतरिक जांच की व्यवस्था करेगा। तो ये व्यवस्था कौन कर रहा है, नियंत्रण अधिकारी कर रहा है। इसके अधीनस्थ जितने भी कार्यालय आ रहे हैं उनमें सरकारी हानि, सामान सामान की हानि या व्यय की हानि जो भी होगी उसको रोकने के लिए प्रभावी आंतरिक जांच की व्यवस्था करेगा, ये करेगा नियंत्रण अधिकारी। और जो विभागाध्यक्ष होते हैं, जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनके कार्यालयों की आंतरिक जांच कौन करेगा, वो करेगा निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर। वो ये करेगा विभागाध्यक्षों की अंकेक्षण जो है आंतरिक जांच वो करेगा नियंत्रण निरीक्षण विभाग जयपुर। और सामान्य जो है उस जो नियंत्रण अधिकारी के कंट्रोल में आ रहे हैं उनकी वो खुद अपने स्तर पर जांच करवा सकता है। और विभागाध्यक्ष वालों की निदेशक नियंत्रण विभाग जयपुर, निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर ये करेगा। उसके बाद है सरकार के विभागों, कार्यालयों तथा ऐसे विभागों व कार्यालयों द्वारा स्थापित सोसाइटियों में रखे गए लेखों की लेखा परीक्षा सरकार के निर्देशों पर निरीक्षण विभाग करेगा।
अब जो जैसे सोसाइटी और ये चीज होती है, सरकार के कार्यालय होते हैं, और इनकी इनके द्वारा स्थापित सोसाइटी जो होती है, उनके लेखों की जांच कौन करेगा? सरकार के निर्देश पर निरीक्षण विभाग, यही जो विभागाध्यक्ष के कर रहा है, वही निरीक्षण विभाग जयपुर जो है वो इनके भी कार्यालयों की सोसाइटी जो बनी है इनकी, उनकी जांच करेगा। प्रत्येक विभागाध्यक्ष या नियंत्रण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि निरीक्षण विभाग, जो ये निरीक्षण विभाग है जयपुर, इसको अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए कोई भी अगर सूचना या सुविधा चाहिए तो वो ये विभागाध्यक्ष और नियंत्रण अधिकारी ये उपलब्ध करवाएंगे। ये चीज है। निर्देशक नियंत्रण निरीक्षण विभाग को अपने कार्यों के निर्वहन में सभी उचित सुविधाएं मिले, यह दायित्व विभागाध्यक्ष और नियंत्रण अधिकारी का होगा। ये नियम नंबर 12 था। नियम नंबर 12 में पहला है कि नियंत्रण अधिकारी अपने अंडर आने वाले कार्यालय जितने भी है उनकी आंतरिक जांच करवा सकता है, और विभागाध्यक्ष है उसके कार्यालय की आंतरिक जांच कौन करेगा? निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर। उसके बाद जो भी सरकारी विभाग है, कार्यालय है, उनके द्वारा स्थापित जो सोसाइटियां हैं, उनके लेखा परीक्षा की जांच भी कौन करेगा? निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर। उसके बाद चौथे पॉइंट में बोला गया है, निदेशक निरीक्षण विभाग जो जयपुर है, वो जब अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, आंतरिक जांच कर रहा है, तब उसको कोई भी सुविधा चाहिए या सूचना चाहिए तो वो कौन उपलब्ध कराएगा? विभागाध्यक्ष और नियंत्रण अधिकारी। अब है नियम नंबर 13, भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। नियम नंबर 13 कहता है कि भुगतान में विलंब नहीं हो। महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांत यह है कि जिस धन का भुगतान निर्विवाद रूप से देय उसे रोका नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भुगतान करना है और वहां कोई भी विवाद नहीं है कि इसको देना ही है, तो उसको रोक नहीं सकते, आपको उसी वक्त दे देना चाहिए। इसके बाद है भुगतान करना उतनी बड़ी अनियमितता नहीं है जितनी गलत तरीके या नियमों के उल्लंघन में। अब भुगतान आपको करना, वो अनियमितता इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप नियमों के विरुद्ध जाके कुछ कर रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर भुगतान करना जहां भुगतान करना है वहां आप कर देंगे, उसको रोकेंगे नहीं या फिर लेट नहीं करेंगे। इसके बाद है खातों के रखरखाव के कर्तव्य, जो कि नियम नंबर 14 से 16 में। नियम नंबर 14 कहता है लेखों का संधारण। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जिसको सार्वजनिक धन को इकट्ठा करने के संबंध में खाते बनाने और प्रस्तुत करना कर्तव्य है, उनकी पूर्णता, सटीकता और समय पर भेजने का दायित्व उसी का है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी है जो सार्वजनिक धन है उसको इकट्ठा कर रहा है, मतलब लोगों से ले रहा है, तो उसी का ये दायित्व बनता है कि उसको पूरा करे और उसकी गिनती करे, एकदम सटीक हो, जितना बकाया था वो सारा ले लिया, और समय पर उसे ट्रेजरी के अंदर भेजने का भी उत्तरदायित्व उसी अधिकारी का होगा। ये अपने उच्च अधिकारियों या ट्रेजरी को भेजता है। नियम नंबर 15, प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षर जो है उनका दायित्व क्या है? किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर या प्रति हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी जो होता है, उसके द्वारा प्रमाणित किए गए तथ्यों के लिए उस सीमा तक व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा जहां तक कि उन तथ्यों की जानकारी रखना उसका कर्तव्य है, या जितनी जानकारी होने की उससे आशा की जा सकती है। अब इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जो है उत्तरदायी होगा अगर उसने किसी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर या प्रति हस्ताक्षर, ये है कि पहले किसी ने हस्ताक्षर किए और उसको फिर से प्रमाणित कर रहा है,
वो प्रत्यक्ष हस्ताक्षर कहलाते हैं। वो अधिकारी उतनी सीमा तक तो व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायी होगा जितनी सीमा तक उसको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई प्रमाण पत्र मुद्रित है तो उस पर भी हस्ताक्षर तभी किए जाए जब प्राधिकारी सभी तथ्यों से संतुष्ट हो। अब पहला तो ये था। दूसरा ये है कि अगर कोई प्रमाण पत्र मुद्रित है, छपा हुआ है, तो उस पर भी वो अधिकारी तभी हस्ताक्षर करे जब वो सभी तथ्य जो है पढ़ के और उनसे संतुष्ट हो, तभी वो हस्ताक्षर करे। अब नियम नंबर 16 है विभागीय अधिकारियों के दायित्व। अब जो विभागीय अधिकारी है उनके क्या दायित्व है? सरकारी बकायों के संग्रहण के लिए या सरकारी राशि जो होती है कि व्यय के लिए अधिकृत प्रत्येक कर्मचारी जो भी है जिसको अधिकृत है कि वो सरकारी जो बकाया है उनको संग्रहित करे या फिर उनका व्यय करे, उसके लिए जो अधिकृत अधिकारी है या कर्मचारी जो भी है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूपों में लेखे उचित रूप से संधारित किए जाएं। उसका ये कर्तव्य है कि जो सरकार ने पहले से निर्धारित कर रखे हैं उसी के अंदर उन्हीं प्रारूपों के अंदर उन लेखों को संधारित करे और अविलंब एवं सही रूप में ये लेखें महालेखाकार या संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी को भेजें। इसके अंदर क्या है कि कोई भी एक कार्यालय है उसके अंदर कोई कर्मचारी है जो कि सरकार के जो व्यय या फिर बकाया का संग्रहण कर रहा है, वो उचित जो प्रारूप बने हुए हैं उन्हीं के अंदर उन लेखों को संधारण माने लिखे और उसके बाद बिना देरी किए हुए एक तो महालेखाकार को भेजे या फिर जो नियंत्रण अधिकारी है उसको भेजे। सबसे पहले उसको यही करना होगा। उसके बाद है महालेखाकार, वित्त विभाग और नियंत्रण अधिकारी है। समस्त लेखे एवं विस्तृत विवरण इतने स्पष्ट होने चाहिए कि आवश्यकता होने पर उन्हें तथ्यों को संतोषप्रद एवं विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाए। अब जो उसने लेखे बनाए थे वो इतने स्पष्ट होने चाहिए ताकि अगर कहीं पे उनकी जरूरत पड़े तो एज ए प्रूफ के रूप में वो आगे दिखाए जा सकते हैं। नियम नंबर 17 है। यहाँ ये वित्त विभाग भी है, महालेखाकार भी है और नियंत्रण अधिकारी भी है। तीनों होंगे इसमें। जो विभागीय जो अधिकारी उनको भेजना है कर्मचारी को, वो महालेखाकार को, वित्त विभाग या फिर अपने से ऊपर जो नियंत्रण अधिकारी है उसको भेजेंगे। अब नियम नंबर 17 है अंकेक्षण लेखा परीक्षण द्वारा सूचना मांगना। अब जो ऑडिट है, अंकेक्षक आता है, वो अगर सूचना मांगे तो महालेखाकार को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, सभी जानकारी दी गई है, यह देखना नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य है। अब महालेखाकार क्या करता है, वो उनकी ऑडिट करवाता है। तो महालेखाकार जब ऑडिट करवा रहा है तो नियंत्रण अधिकारी जो है वो क्या करेगा, जितनी भी उसको जानकारी चाहिए या सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध कराएगा। महालेखाकार को किसी भी जानकारी, दस्तावेज या पुस्तक तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। अगर महालेखाकार कोई जानकारी को देखना चाहता है या कोई पुस्तक या दस्तावेज को देखना चाहता है तो उसको रोक नहीं सकते। और अगर कोई गोपनीय जानकारी है जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए तो इस पे गुप्त लिखते हुए यह फाइल महालेखाकार कार्यालय के प्रमुख व्यक्ति को दी जाएगी। अगर कोई गोपनीय दस्तावेज है तो उसके ऊपर गुप्त लिखेंगे और वो महालेखाकार के कार्यालय में जाके जो प्रमुख व्यक्ति है उसको दे दी जाएगी। उसके बाद है ठेके, कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो नियम 18-19 जो ये है इनको कॉन्ट्रैक्ट्स, ये होती है संविदाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 18 अनुबंध, ठेके या फिर संविदाएं। ये क्या चीज है? सरकार या उसके आदेश पर जिन प्राधिकारियों को अनुबंध करने के लिए प्राधिकृत किया गया है वही अनुबंध करेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि जो संविदाएं होती है या ठेके देने का काम होता है वो सरकार किन्हीं प्राधिकारियों को प्राधिकृत करती है।
सिर्फ वही वो जो संविदाएं हैं ये कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। सरकारी संपत्ति के अनुबंध के लिए संविधान के अनुच्छेद 299 एक में ये में राज्यपाल को शक्ति दी गई है। ये राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो किन अधिकारियों को प्राधिकृत करे। वो अनुच्छेद 299 एक के तहत राज्यपाल को शक्ति है कि वो किन प्राधिकारियों को इसके लिए संविदाएं करने के लिए प्राधिकृत करेगा। और ये जो प्राधिकारी हैं, राज्यपाल यह शक्ति अपने अधीनस्थों को देता है। राज्यपाल ये शक्ति अधीनस्थों को देगा जिनकी सूची, जो अधीनस्थ है उनकी सूची जीएफ एंड एआर के परिशिष्ट 2 में दी गई है। अब ये परिशिष्ट भी पूछे जाते हैं कि इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो संविदाएं करने के लिए जो प्राधिकृत अधिकारी है, जिनको राज्यपाल प्राधिकृत कर सकता है, उनकी सूची कौन से परिशिष्ट में दी गई है, तो ये परिशिष्ट 2 होगा। और आपको एक ये अनुच्छेद भी ध्यान रखना होगा, 299 एक। निविदाएं आमंत्रित करने और स्वीकार करने के बारे में जीएफआर के पार्ट 2 और 3 में बताया गया है, लेकिन ये जो पार्ट है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नियम नंबर 19, सामान्य सिद्धांत। अब ये सामान्य सिद्धांत किसके ऊपर बेस्ड है? ये संविदा करने के लिए। अब संविदा कैसे की जाएगी? अनुबंध जो भी किया जाएगा किस शर्तें सटीक होनी चाहिए, उसमें अस्पष्टता या गलती की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी अनुबंध कर रहे हैं तो उसकी पहले से ही शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। जहां तक संबंध संभव हो, अनुबंध को जीएफ एंड एआर के मानक के अनुसार ही किया जाना चाहिए। जो इन रूल्स का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हो, उसी के रूप में ये संविदाएं करनी चाहिए। जहां अनुबंधों के मानक रूपों का प्रयोग नहीं होता है, वहां पहले कानूनी या वित्तीय सलाह ली जाएगी। अगर ये जो मानक रूप है इनके जीएफ एंड एआर रूल्स के, अगर उनका उपयोग नहीं हो रहा है तो पहले कानूनी और वित्तीय सलाहें ली जाएंगी। फिर अनुबंध की शर्तें एक बार बनने के बाद प्राधिकारी की अनुमति के बिना बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार आपने जो अनुबंध किया किसी ठेकेदार से, तो वो शर्तें बन गई, तो उसको सक्षम प्राधिकारी जो भी होगा उसकी अनुमति के बिना उनको बदला नहीं जाएगा। ठेकेदार को मुआवजा, अनुबंध से अधिक राशि या अनुबंध दर से अधिक भुगतान वित्त विभाग की, ये इंपॉर्टेंट है, वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकता है। अब ठेकेदार को कोई मुआवजा देना है या फिर अनुबंध जितना किया उससे अधिक राशि का एक बार भुगतान करना है या अनुबंध की दर से अधिक का भुगतान करना है, तो वो बिना वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकता। अनिश्चित देयता की शर्त अनुबंध में नहीं होनी चाहिए कि आपको ये हो जाए कि आप अनुबंध कर रहे हैं लेकिन उसमें ये आपने लिखा ही नहीं कि कितने तक आप पे करेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है अनुबंध हमेशा खुली निविदाओं द्वारा सबसे कम राशि वाले ही स्वीकार किए जाएंगे। अब जो सरकार जो भी टेंडर निकालती है, जैसे संविदाएं करती है, तो वो हमेशा सबसे जो कम वाला होता है उसी को लेते हैं। अगर कम राशि वाले को स्वीकार नहीं किया है तो इसका कारण बताना होगा कि इसमें क्या कमी थी कि हमने कम वाले को स्वीकार ना करके ज्यादा वाले को किए। ठेकेदारों को कोई सरकारी संपत्ति दी गई है तो उसकी सुरक्षा की शर्तें भी उसमें लिखी होनी चाहिए। अगर ठेकेदार है, वो कोई सरकारी संपत्ति का उपयोग कर रहा है, जैसे कोई भवन, जब तक कोई काम चल रहा है तो भवन उनको दिया गया है रहने के लिए, तो उसकी सुरक्षा की शर्तें भी इसमें होनी चाहिए। स्वीकार की जाने वाली निविदा की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। जो निविदा की है, उसको आपने स्वीकार किया है, तो उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे अपन ने किसी ठेकेदार को दिया, ठेका दिया, तो उसकी वित्तीय स्थिति क्या है ये भी हमें ध्यान में रखनी होगी। कहीं वो
जैसे दिवालिया घोषित हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ये सारी चीजें। अगर कोई अनुबंध जो भी संविदा की है वो 3 वर्ष से अधिक का हो तो उसे किन्हीं परिस्थितियों में रद्द करना हो। अगर 3 वर्ष से अधिक का अनुबंध किया हो और उसको किन्हीं कोई परिस्थितियां बन जाए कि रद्द करना पड़े, तो 3 महीने पहले नोटिस दिया जाना आवश्यक है। कोई भी अनुबंध किया है वो 3 साल से अधिक का है, तो अगर उसको कैंसिल करना है तो उसको कैंसिल करने से 3 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। ठेकेदार से उसकी संपत्ति का हलफनामा या प्रतिभूति लेनी चाहिए। अब जिस ठेकेदार को हमने संविदा पे रखा है, उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उससे उसकी संपत्ति का हलफनामा लेना चाहिए एक तो, या प्रतिभूति लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई नुकसान होता है तो हम उससे रिकवर कर सकें। कोई भी कार्य उचित संविदा दस्तावेज के साथ ही प्रारंभ होना चाहिए। अब जब तक उचित संविदा नहीं की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है दोनों के बीच, सरकार और उस ठेकेदार के बीच, तब तक कोई भी कार्य शुरू नहीं होगा। जहां ठेके की अवधि समाप्त हो गई है और कार्य चालू हो तो दस्तावेजों का नवीनीकरण होना चाहिए। अगर जो ठेके की अवधि थी, जैसे 1 साल का किया मान लीजिए, तो अगर वो 1 साल का समय समाप्त हो गया और काम अभी भी चल रहा है, तो नवीन दस्तावेज जो होंगे उनका काम भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। ठेकेदार से कोई गलती हो तो वसूली का प्रावधान होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये भी चीज लिखी जाएगी, अगर ठेकेदार कोई गलती कर देता है तो उसकी वसूली भी उससे की जाएगी। अगर कोई बिक्री कर, चुंगी या अन्य कोई स्थानीय कर या शुल्क है तो किस पार्टी से वहन किया जाएगा, यह भी पहले ही तय किया जाएगा। जैसे अगर कोई बिक्री कर लगेगा, चुंगी लगेगी या कोई भी शुल्क लगेगा, तो वो ठेकेदार से वसूल किया जाएगा या सरकार खुद देगी, ये भी पहले से ही उसके अंदर लिखा जाएगा। अगर कच्चे माल की राशि में भाड़े में कोई वृद्धि होती है तो यह अनुबंध में पहले से ही स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो ये पहले से ही कि काम चलेगा, एक जैसे 1 साल या 2 साल चल रहा है, तो अगर जो कच्चा माल आ रहा है वो शुरू में जितने का था उससे ज्यादा उसकी राशि होगी, तो वो तब क्या प्रावधान रहेगा वो भी पहले से ही अनुबंध में लिख देना चाहिए। अब ये है, 1 लाख से अधिक की अनुबंध कापी महालेखाकार को भेजी जाएगी। अगर आप 1 लाख रुपए या उससे अधिक की कोई भी संविदा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी एक कॉपी महालेखाकार, जो कि हमारा एजी होता है, उसको भेजी जाएगी। इसके बाद है, विदेश से कोई सामग्री की खरीद होती है तो आयात के रूप में जो आयात करेंगे उसका, उसके बारे में भी कोई शर्त होगी, वो स्पष्ट रूप से लिख दी जाएगी। उसके बाद है दुर्विनियोजन, कपट और हानियां। ये है नियम 20 से 23। अभी जो हमने पढ़ा था ये नियम नंबर 19 था, और इससे पहले 18। ये कॉन्ट्रैक्ट से के ऊपर है, और पिछली बार नियम नंबर 18 पूछा गया है। 18 या 19 में से कोई एक पूछा था, शायद 18 ही पूछा है। उसके बाद है नियम 20, हानियों की रिपोर्ट। जो हानियों की रिपोर्ट है, इसमें क्या है, सार्वजनिक राशि, स्टाम्प सामग्री या अन्य राजकीय संपत्ति का दुर्विनियोग, कपटपूर्ण आहरण या भुगतान कर दिया गया हो, या अन्य कारण से कोई हानि हो जाए, तो किसी कोषागार या अन्य किसी कार्यालय विभाग में अगर सामने आई, जैसे इनका सार्वजनिक धन का, ठीक है, विभागीय राजस्व, कोई भी रसीद, स्टाम्प, स्टोर या सरकार द्वारा धारित किसी संपत्ति का गबन हो गया, कपट हो गया, तो आहरण हो जाने वाली हानि की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी तुरंत उच्च अधिकारी के साथ महालेखाकार को भिजवाएगा। जैसे कोई ट्रेजरी है या कोई कार्यालय, कोषागार या कोई कार्यालय के अंदर अगर किसी सार्वजनिक राशि की, स्टाम्प्स की या सामग्री या किसी भी चीज की, मतलब कपटपूर्ण या गलत यूज हुआ है,
तो उसका अगर पता चलता है तो उसके संबंध में क्या नियम है कि इसकी सूचना जो है वो उस कार्यालय का जो अधिकारी होगा, संबंधित कार्यालय का अधिकारी, वो अपने से ठीक ऊपर वाले अधिकारी, एक तो वरिष्ठ अधिकारी, उसको और साथ में महालेखाकार को भिजवाएगा। एक तो ये है अपने से तुरंत उच्च अधिकारी और महालेखाकार को भिजवाएगा। अगर उसके कार्यालय में कोई भी कार्यालय या कोषागार के अंदर कोई भी कपट, मतलब संपत्ति भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, स्टाम्प रसीदें जो भी चीज होती है, उन उनसे रिलेटेड कोई भी कमी उसको पता चलती है तो उस कमी का सबसे पहले वो रिपोर्ट करेगा, एक तो अपने से उच्च अधिकारी को, एक महालेखाकार को। दोषी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे अपने स्तर पर उच्च अधिकारी उसकी जांच पड़ताल और पूछताछ करेगा। पहले तो उच्च अधिकारी उससे पूछताछ करेगा, नुकसान की प्रकृति और सीमा के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अगर वसूली होने लायक है तो वसूली की जाएगी। तो जब दोषी व्यक्ति अगर पकड़ा गया तो उच्च अधिकारी है वो अपने स्तर पर जांच पड़ताल करेगा और पूछताछ करेगा और नुकसान की प्रकृति और सीमा के बारे में रिपोर्ट कर देगा कि किस टाइप का नुकसान हुआ है और कितना हुआ है। और अगर वसूली होने लायक है तो उसकी वसूली भी की जाएगी। अगर गड़बड़ी महालेखाकार द्वारा पकड़ी जाए तो वह इसकी जानकारी तुरंत संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को देगा, जरूरी हो तो सरकार को भी भिजवाएगा। अगर ये गड़बड़ी जो पहले पहले इसके अंदर नियम में क्या था कि ये तो पकड़ रहा था उसी कार्यालय का अधिकारी, ठीक है, तो उसने रिपोर्ट भेजी अपने से उच्च वाले को और महालेखाकार को। फिर अगर दोषी व्यक्ति पकड़ा गया तो उसकी जांच उच्च अधिकारी कर देगा। और अगर गड़बड़ी सीधी महालेखाकार ही पकड़े, महालेखाकार पकड़े तो महालेखाकार क्या करेगा, इसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को देगा या फिर सरकार को देगा। इसके बाद है, अगर कोषागार में नकदी, सिक्कों आदि का नुकसान हुआ है तो रिपोर्ट वित्त विभाग को जाएगी। और अगर कोषागार में कोई जैसे नगद की हानि हो गई तो ये रिपोर्ट जो है वो सीधी की सीधी वित्त विभाग को जाएगी। अपवाद, इसमें क्या है, महालेखाकार को रिपोर्ट नहीं की जाएगी। कोषागार के अंदर अगर कोई नगद और इनकी हो गई, सिक्कों की हानि, तो वो रिपोर्ट सिर्फ वित्त विभाग को जाएगी, इस संबंध में महालेखाकार को नहीं जाएगी। इसमें वापस से देखते हैं ऊपर वाले में क्या था, हानियों की रिपोर्ट में, कि अगर कोई विभाग है, इसके अंदर ये है कि किसी कार्यालय के अंदर संपत्ति, सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, रसीदें, स्टाम्प और इन सब की जो कमी है वो किसी कोषागार या किसी कार्यालय विभाग के सामने आ गई, किसी कोषागार के सामने या कार्यालय विभाग के सामने, तो ये कोषागार का जो कोषाधिकारी होता है वो, या वो विभाग का अधिकारी सबसे पहले तो उच्च अधिकारी को और महालेखाकार को भेजेगा। फिर अगर पकड़ा जाता है दोषी तो उच्च अधिकारी उसको देखेगा कि उसकी जांच कैसे करनी है, पूछताछ करेगा और नुकसान की प्रकृति और देख के रिपोर्ट करेगा और वसूल होने लायक है तो वसूल कर लेगा। और अगर महालेखाकार ये गड़बड़ी पकड़ता है, जैसे महालेखाकार कैसे पकड़ेगा, जब ऑडिट करेगा, ऑडिट में अगर ये गड़बड़ी सामने आई तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को देगा या फिर सरकार को भी सूचित कर सकता है। अब है कि अगर कोषागार में नगद की या फिर सिक्कों आदि का नुकसान हुआ है तो कोषागार में अगर हो गया तो ये चीज सीधी वित्त विभाग के पास जाएगी, इसकी महालेखाकार को रिपोर्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद है जब हानि मूल्यांकन में त्रुटियों के कारण हुई हो तथा देरी से खोजी गई, अलग अलग टाइप है, जो निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद पता चली तथा अब वसूलने संभव नहीं है। दूसरा ये हो गया रिफंड के दावे जो समय बाधित हो चुके हो, जैसे एक तो मूल्यांकन में त्रुटि हुई हो कि हमने एडिशन ही गलत कर लिया हो, या फिर
जो निर्धारित समय सीमा थी उसके बाद पता चली और वो वसूलनी संभव नहीं है, या फिर रिफंड के दावे जो समय बाधित हो चुके हैं कि वो टाइम हो गया वो चीज। तो 2000 तक की हानि की रिपोर्ट, हानि जो सिस्टम में दोष के कारण हुई हो, जिनका संशोधन के लिए सरकार के आदेश आवश्यक हो। ठीक है। 2000 तक की हानि, 2000 रुपए तक की हानि वाले छोटे जो भी प्रकरण होंगे, वो जो महत्वपूर्ण जांच का विषय नहीं है, उनकी रिपोर्ट है जो महालेखाकार को नहीं की जाएगी। इसमें जैसे हम महालेखाकार के पास भेज रहे थे यहाँ पे, अगर वो 2000 तक की हानि है तो उसको महालेखाकार के पास नहीं भेजा जाएगा। इसमें ये चीज लिखी हुई है। अब इसके बाद है, ये 3 तक हो गए थे, ये 3 में चल रहा था। अब 4 इसी का, ये जो था नियम नंबर 20, 20 के अंदर 1 2 3 ही हो गए थे, इसका 4 नंबर है ये। 4 का एक है, अगर पुनः निविदा या पुनः नीलामी रुपए 2000 से अधिक की हानि हो, या संपत्ति की पुनः बिक्री या पुनः नीलामी में 25,000 से अधिक की हानि हो तो इसकी सूचना महालेखाकार, वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी। अब इसमें कहा गया है कि सामग्री का क्रय किया या कार्य निष्पादन, जो भी मतलब एक तो निविदा वापस से हुई या फिर पुनः नीलामी हुई, उसमें अगर पुनः निविदाएं ली गई है तो 2000 रुपए से अधिक की हानि हो गई उसके अंदर वापस से निविदा करवाने के अंदर, या फिर 25,000 से अधिक की वस्तु जो भी है उसकी पुनः नीलामी की गई या पुनः विक्रय किया गया, तो अगर इसकी हानि 25,000 से अधिक हो गई, पुनः नीलामी और पुनः विक्रय के अंदर हानि 25,000 से अधिक हुई, तो इसकी जो सूचना है वो महालेखाकार, वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग तीनों को दी जाएगी। इसमें यह है कि सरकारी क्रय या कार्य निष्पादन में पुनः निविदाएं आमंत्रित करी। ठीक है। वापस से निविदाएं आमंत्रित करी और 2000 से अधिक की हानि होगी, या फिर 25,000 से अधिक की वस्तु की पुनः नीलामी की गई, उसमें तो निविदाएं ही वापस मंगवाई तो 2000 की हानि हुई, वो है। और एक है 25,000 से अधिक की वस्तु की नीलामी या पुनः विक्रय किया, तो उसमें अगर कोई हानि हुई तो फिर उसकी सूचना महालेखाकार, वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को दी जानी चाहिए। संपत्ति के क्रय, पुनः नीलामी में हुए नुकसान की सूचना प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक निर्धारित प्रपत्र में विभागाध्यक्ष को भिजवाया जाएगा। अब जो संपत्ति का क्रय किया या संपत्तियों ये पुनः पुनः निविदाएं बुलाई की गई या पुनः नीलामी की गई, इस कारण होने वाली जो भी हानि है वो हर हर वर्ष 30 अप्रैल को जो विभागाध्यक्ष है उसको भिजवाई जाएगी। इसके अंदर और चीजें भी आती है कि हानि के लिए जिम्मेदार कर्मचारी का पदनाम और उसके विरुद्ध की गई या प्रस्तावित कार्यवाही बताई जाएगी क्या की थी। और विभागाध्यक्ष संबंधित प्रशासनिक विभाग को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें हानियों का विवरण होगा। ये भी विभागाध्यक्ष करेगा संबंधित प्रशासनिक विभाग को, जिसमें जितनी भी हानि हुई है वो बताई जाएगी। प्रस्तुत की गई रिपोर्ट प्राप्त करने वाला अधिकारी उसे निर्धारित प्रपत्र में निदेशक निरीक्षण विभाग, जो कि जयपुर में है, को भेजेगा, जहां राजस्थान वित्त एवं प्रशासनिक विभाग विभागीय जांच पूरी कर जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई करेगा। अब ये जो है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा विभागाध्यक्ष, और वो जो रिपोर्ट प्राप्त करेगा जो अधिकारी, उसे निर्धारित प्रपत्र में निदेशक निरीक्षण विभाग को भेजेगा। वहां पे राजस्थान वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग विभागीय जांच पूरी करके उस व्यक्ति पर कार्रवाई करेगा जिससे ये सारी कमियां हुई, कपट हुआ या फिर निविदाएं जिसके कारण वापस हुई, ये सारी चीजें।
दुर्विन दुर्विनियोजन गठन की हानि का रजिस्टर जीए प्रपत्र 163 में रखा जाएगा। अब जो भी हानियां हो रही है, इनका जो रजिस्टर संधारित किया जाएगा वो प्रपत्र 163 में किया जाएगा। जीए प्रपत्र 163, ये इंपॉर्टेंट है इसका साथ में। ये था हमारा नियम नंबर 20, जिसमें हानियों की रिपोर्ट थी। नियम नंबर 21 है दुर्घटनाएं। अब इसमें क्या है, दुर्घटनाओं के अंदर भवन, सड़कों, नहरों या और जो भी अचल संपत्तियां होती है, वो आग के कारण, बाढ़ के कारण, चक्रवात, भूकंप या अन्य किन्हीं प्राकृतिक कारणों से अगर नष्ट होती है, तो 15,000 से अधिक के किसी भी नुकसान की जो सूचना है, 15,000 से अधिक, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। 15,000 से अधिक का कोई भी नुकसान है अगर, उसकी सूचना संबंधित अधिकारी जो है विभागाध्यक्ष को, और विभागाध्यक्ष तुरंत सरकार को भेजेगा। इसके अंदर क्या है कि अगर बाढ़, भूकंप या कोई भी प्राकृतिक आपदा से जो अचल संपत्तियां होती है, सड़क, भवन या जो भी नहरें, जितनी भी अचल संपत्ति है, उसमें अगर 15,000 से अधिक का नुकसान हुआ है, तो इसकी सूचना संबंधित जो अधिकारी है वो पहले तो विभागाध्यक्ष को भेजेगा, विभागाध्यक्ष को दी जाएगी, और विभागाध्यक्ष जो है सरकार को भेजेगा। सरकार का मतलब होता है महालेखाकार। उस रिपोर्ट विभागाध्यक्ष सरकार को भेज देगा। नुकसान के कारण एवं मात्रा के बारे में पूर्ण जानकारी कर लेने के पर संबंधित विभागीय अधिकारी विभागाध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। फिर क्या करेंगे कि टोटल कितने का नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ण जांच करेगा विभागीय अधिकारी। वो विभागाध्यक्ष को एक रिपोर्ट देगा, और उस रिपोर्ट की जो एक प्रति है वो महालेखाकार को भेजी जाएगी। महालेखाकार को 15,000 तक की हानि की रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर 15,000 से अधिक का नुकसान है, तभी वो महालेखाकार और सरकार के पास जाएगी रिपोर्ट। अगर 15,000 से कम की हानि या 15,000 तक की हानि हुई है, तो वो हानि की सूचना जो संबंधित अधिकारी है वो सिर्फ विभागाध्यक्ष को ही देगा। महालेखाकार को इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है। अचल संपत्ति में सड़क, भवन, बांध आदि शामिल है, ये आपको पहले ही बता दिया। नियम नंबर 22, हानियों के लिए उत्तरदायित्व। अब हानियों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह एहसास होना चाहिए कि सरकार के किसी भी नुकसान, चाहे वह धोखाधड़ी हो, चाहे वह लापरवाही से हो, उस हानि के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। अब जिस कर्मचारी को ये मतलब कोई कार्य मिला है कि वो एक तो बकाया जो भी है वो लेगा, या फिर किसी भी चीज पे व्यय करना है उसका अधिकार उसके पास है। अगर उसने कोई भी फ्रॉड किया, या फिर धोखाधड़ी की, या लापरवाही हुई, कुछ भी हो, लेकिन वो उस हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से ही जिम्मेदार होगा। उस हानि के लिए संबंधित कर्मचारी का ही उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। जो हानि हुई है उसके लिए वो वही कर्मचारी उत्तरदायी होगा। हानियों के उत्तरदायित्व विस्तृत रूप से परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं। अब जो इन हानियों के लिए उत्तरदायित्व है वो परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं। नियम नंबर 22 है हानियों के लिए उत्तरदायित्व, इससे संबंधित है परिशिष्ट 3। अब हानियों का अपलेखन, राइट ऑफ लॉसेस। नियम नंबर 23, हानियों का अपलेखन कैसे होगा? सरकार में धोखाधड़ी, लापरवाही से, या फिर लापरवाही से धन खोना, स्टोर की वैल्यू जो नहीं की जा सकती, वसूल वैल्यू मतलब जो वसूल नहीं की जा सकती, उस तरह से होने वाली हानि को एक सीमा तक प्राधिकारी अपलिखित कर सकता है, जिनको अपलेखन की शक्ति दी गई है। इसके अंदर क्या है
किसी सामान्य या सार्वजनिक जो धनराशि है उसकी ऐसी हानि हो जाए जिसकी वसूली संभव ही ना हो, तो सक्षम प्राधिकारी जो है सरकार द्वारा जो निर्धारित सीमा है उसके अंतर्गत इन हानियों का अपलेखन माने राइट ऑफ कर सकता है इनको। हानि से व्यवस्था में कोई ऐसी कमी आ गई हो, शर्तें क्या क्या है इसकी। हानि से व्यवस्था में कोई ऐसी कमी उजागर नहीं हो जिसे सुधार हेतु उच्च अधिकारी के आदेश वांछनीय हो। अगर ऐसी कोई मतलब कमी ना आई हो जिसको सुधार के लिए उच्च अधिकारी को बताना पड़े। नुकसान सरकारी सिस्टम में त्रुटि के कारण हुआ था और त्रुटि अब ठीक कराई जा चुकी है, तो भी उसका राइट ऑफ किया जा सकता है। लापरवाही किसी कर्मचारी या उच्च अधिकारी के द्वारा नहीं हुई और हानि के लिए ये लोग दोषी नहीं है, तब कोई जांच नहीं चल रही होगी, उनके ऊपर कोई भी जांच नहीं होगी। ये आदेश कोषागार में नकदी की हानि के मामले में लागू नहीं होते। अब ये जो है आदेश कि राइट ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोषागार में कोई नकदी की हानि हुई है तो इस चीज में ये लागू नहीं होंगे। कोषागार में हानि का अपलेखन सरकार के अनुमोदन से ही किया जाएगा। जो ऊपर जो भी हानि हुई है कि किसी ने अपने कार्यालय में धोखाधड़ी कर ली या जो भी हुआ, उसका तो जो संबंधित अधिकारी है, जो जैसे विभागाध्यक्ष हो गया या जो भी सक्षम अधिकारी जो होगा, वो सरकार के जो नियम है उनके तहत उन गलतियों को, हानियों को अपलिखित कर देगा। लेकिन अगर कोषागार में नकदी की हानि होगी तो वो इन नियमों के तहत अपलेखित नहीं की जाएंगी। उनको करने के लिए सरकार का अनुमोदन ही आवश्यक होगा। इसकी रिपोर्ट जो निदेशक निरीक्षण विभाग है उसको दी जाएगी। कोषागार में जो भी नकद की हानि हो जाएगी उनका अपलेखन नहीं किया जाएगा, सरकार कहे तभी हो सकता है। और जो ये हानियां होंगी इनकी रिपोर्ट निदेशक निरीक्षण विभाग को दी जाएगी। इसके बाद है विभागीय विनियम, नियम नंबर 24 है। जो नियम नंबर 24 कहता है सभी विभागीय नियम जिसमें वित्त से संबंधित आदेश व निर्देश शामिल है वित्त विभाग की सहमति से ही जारी किए जाएंगे। ये नियम लगभग हर चैप्टर में होंगे कि जो भी वित्त से संबंधित जो भी नियम होंगे वो वित्त विभाग की सहमति से ही जारी होंगे। ये जो है ये पिछले नियम नंबर 25 जो है ये पिछले एग्जाम में आया हुआ है। लेखा अधिकारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, नियम नंबर 25। लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों जिन्हें विभागीय अधिकारियों की वित्त से संबंधित अनियमितता रोकने के लिए सहायता करनी है, उनके कर्तव्य व दायित्व परिशिष्ट 4 व 5 में दिए गए हैं। अब जो पिछला जो एग्जाम था उसमें यही आया था कि लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, लेखाकारों व कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें विभागीय अधिकारियों की वित्त से संबंधित अनियमितता रोकने में सहायता करनी है, उनके जो उत्तरदायित्व और कर्तव्य दिए हुए हैं वो कौन से परिशिष्ट में है, तो ये परिशिष्ट 4 और 5 में है, जो पिछली बार ये आया था। ये विभागीय लेखों के उचित संधारण और लेखे एवं अन्य जो भी वितरण है महालेखाकार को प्रेषित करने में विभागीय अधिकारियों का सहयोग करते हैं। अब ये जो है लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, ये उनका सहयोग करते हैं महालेखाकार को भिजवाने में, और इनकी जो कर्तव्य और दायित्व जो है वो परिशिष्ट 4 व 5 में दिए गए हैं। नियम नंबर 26 शक्तियों का प्रत्यायोजन, ये भी लास्ट एग्जाम में आया था। वित्तीय शक्तियों का निर्धारण जीएफ एंड एआर के पार्ट 3 भाग 3 में दिया गया है। जो शक्तियों का प्रत्यायोजन है वो जीएफ एंड एआर के भाग 3 में दिया गया है। ये भी लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, पार्ट 3। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था।
और आप पहले चैप्टर की भी जो वीडियो है वो देखना, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी परिभाषाएं हैं उसमें ये सभी नाम बताए गए हैं। विभागाध्यक्ष कौन होगा, कार्यालयाध्यक्ष कौन होगा, सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, और ये जितने भी टाइप्स के जैसे संचित निधि, लोक लेखा निधि, ये सब चीजें उसके अंदर बताई गई हैं। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 देखना, और इसके क्वेश्चंस भी आपको जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे। थैंक यू।